सब आ गए? आज कम बच्चे हैं क्या? कहाँ गए सब? हाँ आएंगे आएंगे, मेरे स्टूडेंट्स आएंगे, देर से आए सबेर से आए लेकिन आएंगे। आज क्या टॉपिक स्टार्ट करना है? इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक, हेडिंग डालिए। इकोलॉजिकल पिरामिड। बताइए पिरामिड कैसा दिखता है? जनरली पिरामिड कैसा दिखता है? हाँ, कैसा दिखता है? ट्रायंगुलर। जनरली कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। नीचे क्या दर्शाता है? नीचे का जो बेस है क्या दर्शाता है? प्रोड्यूसर्स। नीचे का जो बेस होता है वह ब्रॉड होता है। कैसा होता है? ब्रॉड होता है। और ऊपर कैसे होता है? कैसे होता है ऊपर? देख के बताइए कैसा दिख रहा है? नैरो। ऊपर नैरो दिखता है। जनरली जितने भी इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं मैक्सिमम पिरामिड अपराइट ही कहलाते हैं। ठीक है, ये अपराइट पिरामिड है, अपराइट पिरामिड है। जितने भी बायोस्फीयर में इकोसिस्टम है मैक्सिमम में अपराइट पिरामिड देखने को मिलता है। कुछ ही ऐसे हैं जिसमें इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड कुल मिला के कितने हैं बताइए? इकोलॉजिकल पिरामिड कितने हैं? 3 हैं। पहले का नाम बताइए। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा क्या है? पिरामिड ऑफ बायोमास। और तीसरा क्या है? वेरी गुड, तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर हमें कैसे देखने को मिलता है? किस तरह का पिरामिड इसमें दिखने को मिलता है? अपराइट की इन्वर्टेड? सिर्फ अपराइट ही दिखता है कि इन्वर्टेड भी होता है? ट्री में इन्वर्टेड होता है ना, लेकिन अपराइट भी इसमें होता है। पिरामिड ऑफ नंबर में 2 तरह के पिरामिड होते हैं। एक होता है अपराइट, दूसरा होता है इन्वर्टेड। ठीक है, जो अपराइट पिरामिड होता है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी यही देखने को मिलेगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में भी यही देखने को मिलेगा, डेजर्ट इकोसिस्टम में भी यही देखने को मिलेगा कि पिरामिड ऑफ नंबर कैसा है? अपराइट है। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है? कल बताए थे ना, किसमें देखने को मिलता है? ट्री में। वेरी गुड। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर ट्री इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? ट्री इकोसिस्टम में। ट्री इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर जो है एक अपराइट होता है, एक इन्वर्टेड होता है, एक और है स्पिंडल। तीसरा है स्पिंडल शेप। तीसरा है स्पिंडल शेप पिरामिड ऑफ नंबर।
मैक्सिमम जो होता है अपराइट होता है, इन्वर्टेड सिर्फ ट्री इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, और जो स्पिंडल होता है ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। किसमें? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। यहाँ तक समझ में आई बातें? इकोलॉजिकल पिरामिड कुल मिला के 3 तरह का होता है। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो पहला है जिसको हम पिरामिड ऑफ नंबर कह रहे हैं, उसमें 3 तरह के शेप देखने को मिलते हैं। एक है अपराइट, जो मैक्सिमम बायोस्फीयर में इकोसिस्टम है उसमें पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट शेप का होता है। इन्वर्टेड सिर्फ और सिर्फ टेरी इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, और स्पिंडल शेप फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड किसमें होता है, तो आप क्या बताएंगे? ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड सिर्फ और सिर्फ ट्री इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। उसी तरह से पिरामिड ऑफ नंबर स्पिंडल शेप किस में देखने को मिलता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। आप लोग ट्री इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? ये दोनों सवाल हमेशा आते हैं कि इन्वर्टेड इकोसिस्टम किस में देखने को मिलता है और स्पिंडल शेप इकोसिस्टम किस में देखने को मिलता है। ये बात आपको क्लास में ही क्लियर हो रही है कि नहीं? पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड किस में होता है? ट्री इकोसिस्टम में। और पिरामिड ऑफ नंबर स्पिंडल शेप किस में होता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। अब पहले बात करते हैं इन्वर्टेड जो ट्री इकोसिस्टम है। लिख लिया था ना मैंने, मिटा दिया, ठीक है? पहले इन्वर्टेड देखते हैं कैसा होता है, ठीक है? इसमें हम बात करेंगे ट्री इकोसिस्टम के बारे में। ट्री इकोसिस्टम ठीक इन्वर्टेड होगा। ये कैसा शेप दिख रहा है? ये कैसा शेप दिख रहा है बताइए? इन्वर्टेड। सब लोग जवाब दिया कीजिए। हाँ, कैसा दिख रहा है? इन्वर्टेड दिख रहा है। देखिए, इसकी शुरुआत ट्री से होगी। इस इकोसिस्टम की शुरुआत ट्री से होगी। यहाँ पे जो ट्री होगा, ये ट्री है, यहाँ पे जो ट्री होगी उसका नंबर बहुत कम होगा, ठीक है? ट्री सबसे कम पाया जा रहा है। ट्री से ज़्यादा उस पे रहने वाले बर्ड्स रहेंगे। पहले इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट को खाने वाले बर्ड्स आएंगे, ठीक है? देखिए, ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड शेप होता है और सबसे पहले शुरुआत होती है इसमें ट्री से। दूसरा है, ट्री के ऊपर में क्या होते हैं? बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है? ट्री से ज़्यादा उसके ऊपर में इंसेक्ट्स रह रहे हैं, ठीक है? इंसेक्ट्स के ज़्यादा इसके ऊपर में बर्ड्स रह रहे हैं, ठीक है? बर्ड से ज़्यादा इसके ऊपर में डिकम्पोजर्स रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? डिकम्पोजर्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? ट्री इकोसिस्टम में ट्री की संख्या सबसे कम है। ट्री से ज़्यादा इंसेक्ट है उसके ऊपर। इंसेक्ट से ज़्यादा इंसेक्ट को खाने वाली बर्ड्स है, और बर्ड से ज़्यादा उसके पास में क्या है? डिकम्पोजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं। इसमें इंक्रीमेंट दिख रहा है कि नहीं? नीचे से ऊपर बढ़ती हुई संख्या दिख रही है कि नहीं? हाँ, कि ट्री सबसे कम है, उससे ज़्यादा इंसेक्ट है, इंसेक्ट से ज़्यादा बर्ड है, बर्ड से ज़्यादा डिकम्पोजर है। इसी को इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है ट्री इकोसिस्टम। बना लीजिए। आज क्लास में पानी नहीं है, वो तो मैं एग्जाम्पल बता रही थी ना। फिर पास कर देना ज़रा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हैं? ये इन्वर्टेड इकोसिस्टम समझ में आया सबको? ट्री इकोसिस्टम समझ में आया सबको? सब नोट डाउन कर लीजिए। एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको
डायग्राम बना के दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका डायग्राम है, किस इकोसिस्टम का है, फॉरेस्ट का है, ट्री का है, पिरामिड ऑफ नंबर है कि पिरामिड ऑफ बायोमास है। तो आप लोग को पता होगा कि किसके ऊपर क्या है, तभी तो आप बता पाएंगे कि ट्री इकोसिस्टम है कि कौन सा इकोसिस्टम है। समझ में आ रहा है? बना लिया सबने? अपराइट वाला ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। एक्सेप्ट ट्री एंड फॉरेस्ट। ठीक है, जो अपराइट ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर है लगभग सभी इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, ट्री और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को छोड़ के। ठीक है, इन्वर्टेड वाला सिर्फ और सिर्फ ट्री इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद हम बताएंगे स्पिंडल शेप्ड पिरामिड ऑफ नंबर। ये हो गया सबका? बना लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बन गया सबका? चलिए आगे दूसरा वाला देखते हैं, स्पिंडल शेप इकोसिस्टम। देखिए दूसरा क्या है, स्पिंडल शेप्ड पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए, दूसरा है स्पिंडल शेप्ड पिरामिड ऑफ नंबर। इसका किसका एग्जांपल है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इसका एग्जांपल है। इसमें क्या देखने को मिला कि सबसे नीचे में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से ज़्यादा उसके ऊपर में देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, फॉरेस्ट यहाँ पे कम संख्या में है, जो फॉरेस्ट है उसकी संख्या कम है, फॉरेस्ट पे जीवित रहने वालों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, जिसको ऑर्गेनिज्म है इसके ऊपर डिपेंडेंट है वो ज़्यादा है, और ऑर्गेनिज्म को खाने वाले भी जो टॉप कार्निवर है वो कम है। टॉप कार्निवर यहाँ पे कम होते हैं। तो ये किस तरह का शेप बना रहा है? स्पिंडल शेप बना रहा है। ठीक है, ये हो गया स्पिंडल शेप्ड पिरामिड ऑफ नंबर, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, जिसमें फॉरेस्ट कम है, फॉरेस्ट पे सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को खाने वाले जो कार्निवर्स हैं वो कम हैं। इसी को स्पिंडल शेप्ड पिरामिड ऑफ नंबर कहा जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पढ़ लीजिए, आपके ही काम आएगा। इतना जगह आगे खाली है, फिर भी आप लोग सबसे पीछे जाके बैठे हैं। कुछ मिल रहा है क्या? लास्ट के तीनों बॉयज़, कुछ मिल रहा है पीछे बैठ के? नहीं, उन लोग को बोल रही हूँ, सहारा मिल रहा है। बताओ, तुम लोग बैठे हो फिर भी तुम लोग को सहारे की ज़रूरत है। हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे ऐसी हैं। हाँ?
सही बात है। कहीं तुम लोग कुछ बीमारी तो नहीं है? चलिए, हो गया ये सबका हो गया। जल्दी जल्दी बनाइए। चले आगे बढ़े। मिटा देना, मिटा दें। आप लोग हमको 1 क्लास के बच्चे की तरह जवाब दिया कीजिए, यस मैम बोल के। गुड। जब तक जवाब नहीं आता तब तक हमको लगता है कि जो मैंने पढ़ा है लोगों को समझ नहीं आया क्या। पिरामिड ऑफ नंबर हो गया, ठीक। अब पिरामिड ऑफ बायोमास देखते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। पिरामिड ऑफ बायोमास में जो इकोसिस्टम होता है कैसा होता है? मोस्टली कैसा होगा? अपराइट होगा। कैसा होगा? मोस्टली पिरामिड ऑफ बायोमास मैक्सिमम इकोसिस्टम का अपराइट होगा। मोस्टली ये कैसा होगा? अपराइट होगा। और इन्वर्टेड इकोसिस्टम, इन्वर्टेड टाइप का इकोसिस्टम किस में देखने को मिलेगा? एक्वेटिक में देखने को मिलेगा, जिसमें पॉन्ड आ जाएंगे, लेक आ जाएगा, ओशियंस आ जाएंगे। जितनी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसी में आ जाएंगे, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास में 2 तरह का इकोसिस्टम देखने को मिलता है, 2 शेप। एक अपराइट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोसिस्टम में देखा गया है। दूसरा है इन्वर्टेड जो सिर्फ और सिर्फ ओशियन मतलब कि एक्वेटिक में देखने को मिलता है, वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलता है। ये सवाल भी आपसे ये डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा आपसे ये जाता है कि इन्वर्टेड किस में पाया जाता है। इसमें भी आपसे इन्वर्टेड पूछा जाएगा और स्पिंडल पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका नंबर कट जाएगा। बताइए, पिरामिड ऑफ बायोमास में पिरामिड ऑफ एनर्जी सबको पता होता है कि अपराइट होती है, इसलिए उसको कम पूछा जाता है। पूछ लेते हैं फिर भी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसे होता है। उसमें भी कुछ गधे बच्चे होते हैं जो नहीं बता पाते। पिरामिड ऑफ बायोमास देखिए, इन्वर्टेड हम किस में बता रहे हैं? हम कैमरा लगवा देंगे यहाँ पे, सब शांत हो जाएंगे। मतलब हम पागल हैं जो चिल्ला रहे हैं यहाँ पे? हाँ, तुमको नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे बगल वाले को कह रहे हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है इन्वर्टेड किस में देखने को मिलता है? पॉन्ड में, लेक में, ओशियंस में। इसका स्ट्रक्चर मैं बना के आपको दिखाती हूँ। इन्वर्टेड हुआ तो कैसे दिखेगा? इस तरह से, ठीक है। सबसे नीचे क्या होगा बताइए? शुरुआत किस चीज़ से होगी? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या होगा? हाँ, वाटर का है, फाइटोप्लैंक्टन्स। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होगी फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या बहुत कम होगी, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा उसके खाने वालों की संख्या होगी, जो क्या है? ज़ूप्लैंक्टन्स। ज़ूप्लैंक्टन से भी ज़्यादा किसकी संख्या होगी? उसको खाने वाले फिशेस की होगी, स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस से भी ज़्यादा संख्या किसकी होगी? लार्ज फिशेस की, ठीक है, लार्ज फिशेस की। यही है पिरामिड ऑफ बायोमास इन इन्वर्टेड शेप फॉर ओशियंस, लेक एंड पॉन्ड। समझ में आया? यहीं पे लास्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो कैसी होती है? ऑलवेज अपराइट होती है। यहाँ पे इन्वर्टेड होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी जब फ्लो होती है हमेशा यूनि डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई जाती है, इन्वर्टेड नहीं होती है। मतलब घटती नहीं है, बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। वो हमेशा कैसा होगा? अपराइट होगा।
जो बच्चे बात कर रहे हैं मतलब उन लोग को ज़्यादा समझ में आ रहा है। ये 3 तरह का पिरामिड मैंने आप लोग को पढ़ाया, आप लोग को समझ में आया? कोई ऐसा पिरामिड जिसमें कोई कंफ्यूज़न है, आप लोग को कोई डाउट हो? हाँ, तीनों समझ में आया? हाँ, क्या नहीं समझ में आया बताओ, तो वहीं से बताएंगे। कुछ समझ नहीं आया? हाँ, कैसे कुछ नहीं समझ में आया? बताओ क्या नहीं समझ में आया तुमको? बताओ क्या पार्टिकुलर नहीं समझ में आया, वही हम तुमको बताएंगे। ऐसा नहीं कि मैं फॉरेन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, अब मैं भोजपुरी में बताऊँ क्या? थोड़ी बहुत आती है। बताइए आपको कौन सा पिरामिड नहीं समझ में आया? हाँ, एक को कैसे नहीं, जब मैं आपको बता रही थी तो मैं किसी और भाषा में बता रही हूँ? ये बताइए, क्या मैं किसी और भाषा में बता रही हूँ कि आपको मेरा लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा फिर से बता दे, मतलब इसी चैप्टर को लेके हम 5 दिन घूमते रहे हैं? तुम ही एक बच्चे हो जिसको नहीं समझ में आया, बाकी लोग को समझ में आ गया। हाँ, तुम यहाँ आ गए हो, आओ। कल से तुम यहाँ आगे बैठोगे, अकेले बैठोगे। तुमको पता है ना संगति का असर क्या होता है? हाँ, क्या कहावत मैं भूल गई, मुझे आता नहीं है संगत, ऐसे मुहावरे बोलना नहीं आता मुझे। संगत से क्या होता है? हाँ, ऐसे कुछ कबीर का दोहा है, और सामने बैठो समझ में आएगा। ठीक है, शुरू में मुझे लगा था कि तुम कितने अच्छे स्टूडेंट हो, स्टूडियस हो, अब तुम्हारा संगति बदल जा रहा है, तुम बदल जा रहे हो भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है। आप यहाँ पे एडमिशन लिए पढ़ने के लिए, ठीक है? अब बताइए क्या नहीं समझ में आया? ये क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ नंबर है। जब भी हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात कर रहे हैं, 3 तरह की पिरामिड हमें देखने को मिलती है। एक है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर में हमने बताया कि पिरामिड ऑफ नंबर 3 तरह की हो सकती है। एक है अपराइट, अपराइट का मतलब है कि त्रिकोण बनाएगी, ठीक है? त्रिकोण तो समझ में आ रहा होगा। दूसरी है उल्टा त्रिकोण, ठीक है? दूसरी इन्वर्टेड, जिसको इन्वर्टेड कहा जाता है। ये जो अपराइट वाला है, वातावरण की जितने बायोस्फीयर में जितने भी इकोसिस्टम होते हैं सब में देखने को मिलता है। ट्री इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को छोड़ के अपराइट वाला सब में होता है। इन्वर्टेड वाला सिर्फ और सिर्फ ट्री इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, ट्री की बात की जाती है। ट्री की संख्या कम है, समझ लीजिए एक ही है, एक ही ट्री पे उस ट्री से ज़्यादा उसके ऊपर इंसेक्ट्स रहते हैं, इंसेक्ट से भी ज़्यादा उसके ऊपर उसको खाने वाली बर्ड्स रहती हैं, बर्ड से भी ज़्यादा उसके ऊपर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। उसे को इन्वर्टेड ट्री इकोसिस्टम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अभी पूछेंगे, जैसे बकैती किए बहुत मारेंगे हम। जो हम बता रहे हैं तुमको समझ में आना चाहिए। हाँ 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 कर रहे हो ना, अभी तुरंत पूछूंगे मैं। दूसरा है स्पिंडल शेप्ड, इसका तीसरा पार्ट है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप जो होता है, स्पिंडल शेप पिरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पाया जाता है, जिसमें फॉरेस्ट से ज़्यादा उसके ऊपर सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसके ऊपर उसको खाने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कम होते हैं। ये समझ में आया? पिरामिड ऑफ नंबर समझ में आया? हाँ, अब आइए पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास 2 तरह का होता है, मोस्टली अपराइट होता है। अब मुझे आपको अपराइट बताने की ज़रूरत नहीं कि अपराइट कैसा दिखता है, बताइए कैसा दिखता है? हाँ, ट्रायंगुलर शेप दिखता है। और इन्वर्टेड कैसा दिखता है? उल्टा ट्रायंगल दिखता है, ठीक है? पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक में देखने को मिलता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे लेक हो, चाहे ओशंस हो, ठीक है? उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या कम होती है,
उसके खाने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। इस जो प्लैंटन को स्मॉल फिशेस खाते हैं उसकी संख्या उससे ज़्यादा होती है और लार्ज फिश की संख्या सब ज़्यादा होती है। इसी को पिरामिड ऑफ बायोमास इन इन्वर्टेड फॉर्म कहते हैं। और जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है हमेशा कैसी होती है? अपराइट। अपराइट मतलब हाँ, उसकी एनर्जी बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है, उसका जो एनर्जी फ्लो है बढ़ता हुआ चला जाता है एज पर 10% लॉ ऑफ लिंडेमैन। समझ में आया? चलिए आप बताइए, अब आप बताइए मैंने आपको क्या बताया। चलिए बताइए। पूछें? अब समझ में आ गया ना? पहले नहीं समझ में आया था, कुछ भी नहीं समझ में आया था, अभी कैसे समझ में आया? क्योंकि अच्छा वहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, हैं? वहाँ से नहीं समझ में आ रहा था। देखो हम तुमको यहाँ क्या दिखते हैं कि हमको कुछ समझ नहीं आता है? नहीं, हमको नहीं समझ में आता। तुमको क्या लगता है कि हम यहाँ पढ़ाते तो हम देख नहीं रहे कि कौन बच्चा क्या कर रहा है? मैं यहाँ इस क्लास के हर स्टूडेंट के बारे में जानती हूँ कि कौन कैसा है, कौन बतियाता है, कौन बकचोदी करता है, कौन क्या करता है। समझे? नहीं, ये लोग ना बकैती कर रहे हैं। चलिए आगे है सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये तो मेरा फालतू का समय बर्बाद कराना हुआ ना। हम भी अपना छोटा सा बच्चा छोड़ के आते हैं, हमको भी कंप्लीट करनी होती है क्लास। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इससे पहले इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है कि सक्सेशन क्या होता है? कभी हाँ, सक्सेशन, अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं चली बेटा। सक्सेशन मतलब इसका वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन? देखिए सक्सेशन का मतलब होता है किसी भी नए एरिया में, ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं आता कोई बात नहीं। सक्सेशन का मतलब होता है किसी भी नए एरिया में कम्युनिटी को डेवलप करना, ठीक है, किसी भी नए एरिया में कम्युनिटी को डेवलप करना सक्सेशन कहलाता है, ठीक है। और जो डेवलप करते हैं, जो पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको पायोनियर स्पेसीज कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पायोनियर स्पेस। सपोज ये पायोनियर स्पेसीज है, ठीक है, पायोनियर स्पेसीज कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे, अभी मेरा पूरा कंसंट्रेशन इस बंदे पे है समझे, कल से तुम यहीं बैठोगे, अकेले बैठोगे, अब कोई हमको पीछे दिख गया तो सारा सीट ना तुम लोग के माथे पे रखेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन को जो बनाते हैं, सक्सेशन को जो प्रोसीड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाली एरिया में नई कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, उसी को पायोनियर स्पेसीज कहा जाता है, ठीक है, पायोनियर स्पेसीज। और सक्सेशन जो होता है वो तुरंत का प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पायोनियर स्पेसी ने तुरंत जाके स्टेबल कम्युनिटी को बना दिया, ठीक है। स्टेबल कम्युनिटी इसी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और इसी को फॉरेस्ट कम्युनिटी कहा जाता है, फॉरेस्ट कम्युनिटी कहा जाता है या फिर फॉरेस्ट कहा जाता है। देखिए पायोनियर स्पेसीज से नई कम्युनिटी का बनना, कम्युनिटी मतलब समझ रहे हैं ना, नई कम्युनिटी का बनना किसी भी लैंड से, खाली जगह से, ध्यान दीजिए सब लोग, खाली जगह जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे पायोनियर स्पेसीज से स्टेबल कम्युनिटी, ये तो यानी कि जहाँ एक रेत था वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट बन जाना ही क्या कहलाता है? सक्सेशन होता है, ठीक है। और ये 2 दिन 3 दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको करने के लिए बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर
टू फॉर्म अ स्टेबल कम्युनिटी। ठीक, इसके बीच में जो जोन्स आते हैं इसको ट्रांजिशन कम्युनिटी कहते हैं। बीच में जितनी भी कम्युनिटी बनती जाती हैं उसको हम लोग ट्रांजिशन कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कम्युनिटी कहते हैं। इसी में एक से एक करके कम्युनिटी बनती रहती है। जो कम्युनिटी बनती एक होती है सीयर, एक सीयर जुड़ के फिर दूसरी कम्युनिटी, दूसरा सीयर बनाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, लास्ट में जाके ये इंड प्रोसेस है। शुरू होता है पायोनियर स्पेसिस से, ख़त्म होता है स्टेबल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी और फॉरेस्ट कम्युनिटी। सब एक ही बात है, सब सेम है। चाहे आप उसको स्टेबल कम्युनिटी कह लीजिए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कह लीजिए या फिर फॉरेस्ट कम्युनिटी कह लीजिए। ठीक है, इस सीयर को हम लोग सीरियल स्टेज भी कह सकते हैं और इसी को सीरियल कम्युनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो ट्रांजिशन कम्युनिटी है या फिर ये सीरियल स्टेज है, इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के डेवलपमेंट के बीच में ध्यान दीजिए आप लोग। पायोनियर स्पेसिस से स्टेबल कम्युनिटी के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे जो सीरियल स्टेजेस में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ स्पेसिस क्या होंगी, नंबर ऑफ स्पेसिस क्या होंगी बताइए? नंबर ऑफ स्पेसिस बढ़ेंगी। अमाउंट ऑफ बायोमास क्या होगा? बायोमास भी बढ़ेगा। और डाइवर्सिटी भी कंटिन्यूअस बढ़ेगी। तभी ना बहुत सारे स्पेसिस एक दूसरे से इकट्ठा होंगे, तभी ना जाके कम्युनिटी बनेगी। कि एक आदमी अकेले कम्युनिटी तो बना नहीं सकता, एक ट्री अकेले कम्युनिटी बना नहीं सकती, श्रब अकेले कम्युनिटी बना नहीं सकती, तो सबको एकजुट होके कम्युनिटी को बनाना है। ये चीज़ समझ में आई? हाँ, किसी भी ये पायनियर स्पेसिस वहीं काम करते हैं जहाँ पे कुछ भी ना हो। एक चट्टान ले लीजिए, एक माउंटेन ले लीजिए, वो कैसा दिखता है? वहाँ पे कुछ देखने को मिलता है क्या? पत्थर का पहाड़, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो स्पेसिस आके शुरू करता है बनना, उसी को पायोनियर स्पेसिस कहते हैं। ये खाली पहाड़ पे लास्ट में स्टेबल कम्युनिटी है, वो कैसे हो जाएगी? यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हो जाएंगे, बड़ा जंगल बन जाएगा। इसी प्रोसेस को सक्सेशन कहते हैं। एक खाली माउंटेन से एक स्टेबल कम्युनिटी के बनाने के प्रोसेस को ही सक्सेशन कहा जाता है। और इसमें बहुत सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती हैं। उसको सीरियल स्टेज और सीरियल कम्युनिटी कहा जाता है, जिसमें लगातार क्या देखने को मिलता है कि लगातार नंबर ऑफ स्पेसिस बढ़ रही है। ठीक है, अमाउंट ऑफ बायोमास भी बढ़ रहा है और स्पेसिस की डाइवर्सिटी भी बढ़ती हुई चली जाती है। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ, लिख लीजिए। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इकोलॉजी से रिलेट किया हुआ। लखनिया दरी तो सब लोग गया होगा, गया है कि नहीं? हाँ, लखनिया दरी क्या हो खाली कौन नहीं गया लखनिया दरी? जरा बताओ तो, जो बनारस का है, जो नहीं गया हो। नहीं गए हो? झूठा है तुम लोग, कोई नहीं गया है, सब झूठ बोल रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग बनारस में रह के लखनिया दरी ना जाओ। वहाँ पे जंगल ही है कि नहीं? सिद्धनाथ दरी हम नहीं गए वहाँ पे, वो भी ऐसे ही लखनिया दरी की तरह ही होगा। और क्या, हम लखनिया दरी गए हैं और उसके आगे चंद्रप्रभा, 2 जगह गए थे। बनाइए डायग्राम, बनाइए पहले। ये डायग्राम ने जो लिखा हुआ है बनाइए इसको। हो गया बात, लखनिया दरी का लिखिए। अब नहीं है, भर लो अगर भरना चाहो तो। हम बोलते हैं ना तो हमको प्यास लग जाती है। सुनते सुनते तुमको प्यास लग जाती है। मतलब तुम्हारा एडेप्टेशन अलग है ना।
लिख लिया सबने? पी लीजिए, दे दीजिए, जाके भर आइए। लिख लिया सबने? समझ में आ रहा है सबको? चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना समझने में? मिटा दें? अच्छा ठीक है, आराम से लिख लो। जाओ तुम पानी भर के लाओ, जाओ जाओ। नहीं तुम जाओ, मैडम को प्यास लगी है, जाओ। हाँ समझे? गुरु गुरु होता है, भले ही कोचिंग का गुरु हो कि स्कूल का गुरु हो, गुरु गुरु होता है। अगर गुरु बच्चों को डांटता भी है तो उसकी भलाई के लिए डांटता है, समझ रहे हो? हो गया? मिटा दें? सबने लिख लिया? दो तरह का सक्सेशन के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है, वो कौन कौन सी सक्सेशन है बताइए? दो कौन कौन सी तरह के सक्सेशन पाई जाती है? हैं? उससे पहले प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन है। इधर देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, ध्यान दीजिए बेटा, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है? दो तरह का सक्सेशन इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, ध्यान दीजिए, दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन कहने का मतलब है ऐसी जगह पे सक्सेशन होना, हाँ, जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, वो बेयर एरिया हो, कोल्ड लार्वा हो, वोल्केनिक एरिया हो, और कुछ भी हो, मतलब कि जो खाली जगह हो, पत्थर पहाड़ कहीं भी, मतलब वहाँ पे पहले कोई कम्युनिटी थी ही नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था ही नहीं। जब वहाँ पे कम्युनिटी बनती है, वहाँ पे सक्सेशन होता है, तो उसको प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कहाँ पे? बेयर रॉक पे। बेयर रॉक कहने का मतलब खाली रॉक, उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, न्यूड एरिया में, कोल्ड लार्वा में, कोल्ड लार्वा में, लावा, और वोल्केनिक एरिया में। हाँ, लेकिन वो प्राइमरी सक्सेशन नहीं होगा, वो अलग तरह का, वो डेजर्ट में जो सक्सेशन होता है उसको वो कहा जेरार्ज कहा जाता है, जेरार्ज। ठीक है? प्राइमरी सक्सेशन ऐसी सक्सेशन होती है, ऐसी जगह पे सक्सेशन होती है जहाँ पे पहले से कोई कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं होती है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोसेस जो होती है कैसी होती है? स्लो होती है। यहाँ पे सक्सेशन कैसा होता है? स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पेडोजेनेसिस होती है। क्या होती है? हाँ, पेडोजेनेसिस होती है। बताइए, ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान रखिए बेटा। जो प्राइमरी सक्सेशन है, तुम्हीं को सबसे आगे बैठाएंगे। देखिए, जो प्राइमरी, सुनिए, ध्यान दीजिए, प्राइमरी सक्सेशन ऐसी जगह पे सक्सेशन जहाँ पे पहले से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, उस जगह पे सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, ठीक है? ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पहले मतलब कि प्रीवियसली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म
प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन का रेट स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पेडोजेनेसिस होनी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पेडोजेनेसिस? पेडोजेनेसिस किसको कहा जाता है बताइए? पेडोजेनेसिस क्या होती है? हाँ, कैसे नया लग रहा है? तुम लोग 11th-12th पढ़ के आए हो कि नहीं, हमको बता दो। पेडोजेनेसिस नॉर्मल सा वर्ड है, सॉइल के फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। पेडोजेनेसिस का मतलब होता है सॉइल फॉर्मेशन। क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? प्राइमरी सक्सेशन का रेट स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कोई मिट्टी प्रेजेंट रहती नहीं है, तो उसको मिट्टी को क्या करना होता है? बनाना होता है। उसी को प्राइमरी सक्सेशन कहा जा रहा है। दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। मैं कैमरा उस तरफ घुमा दूंगी, ठीक है। हमको देख के क्या करेंगे? तुम लोग को देखना जरूरी है ना कि तुम लोग क्या कर रहे हो। प्राइमरी सक्सेशन सबको समझ में आया? हाँ? क्या कर रहे हो तुम फोन के साथ? तुम यहाँ आओ, इसके साथ आओ, अच्छे बच्चे के साथ बैठो, आओ। हाँ, वो बहुत अच्छा है, तुम यहाँ आके बैठो। कल से तुम लोग को लड़कियों के साथ बैठा देंगे, सब शांति से बैठे रहोगे। प्राइमरी सक्सेशन सबको समझ में आया? अब कुटैया कर देंगे, हम कह दे रहे हैं, समझे? प्राइमरी सक्सेशन सबको समझ में आया? दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। देखिए, सेकेंडरी सक्सेशन ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे पहले से ही कोई कम्युनिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जहाँ पे पहले से कम्युनिटी प्रेजेंट है, लेकिन किसी भी कारण से, किसी आपदा के कारण, किसी नेचुरल आपदा के कारण वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हो। चाहे बाढ़ के कारण डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे और कोई डिजास्टर आ जाए, उसकी वजह से नष्ट हो चुकी हो, फिर से उसके ऊपर कम्युनिटी बनती है, उसी को सेकेंडरी सक्सेशन कहा जा रहा है, ठीक है। कहाँ होती है? ऑलरेडी प्रेजेंट कम्युनिटी पे होती है। कैसी कम्युनिटी? जो पहले से जो डिस्ट्रॉयड हो चुकी हो। कैसी कम्युनिटी? जो डिस्ट्रॉयड हो चुकी हो ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर का स्पेलिंग क्या होता है? डिजास्टर, ड्यूरिंग नेचुरल डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। समझ रहे हैं? इस जगह पे जो सक्सेशन होगा वो कैसा होगा? फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा? ये वाला सक्सेशन फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा? उस पर एक बार का हो चुका है ना, इसलिए। क्योंकि वहाँ पे सॉइल पहले से प्रेजेंट है। हाँ, सही बोला है, वहाँ पे पहले से हो चुका है, इसलिए जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको सॉइल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सॉइल बनाने में ही बहुत समय लग जाता है। सॉइल है, हलवा थोड़ा है कि तुरंत बन जाए, कि पत्थर को कूट दो, तोड़ दो और सॉइल बन जाए। उसमें भी बहुत साल लगते हैं सॉइल का फॉर्मेशन में। सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पे पेडोजेनेसिस नहीं होती, नो पेडोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन समझ में आया सबको? हाँ, समझ में आया बेटा आपको? नहीं, बहुत लंबा है, हम देख रहे हैं।
लिख रहे हो ना? फोनवा से क्या कर रहे थे? लाइट जला हुआ था क्या? हाँ पी लो। एक बार देखते लिखा हुआ कैसा दिख रहा है। दोनों सक्सेशन समझ में आया कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, कौन सा फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है। चैप्टर ख़त्म होते फिर से हम क्वेश्चन करेंगे, रेडी रहिए। तुम नहीं थे उस दिन, बहुत मज़ा आया था। हाँ क्वेश्चन किए थे, बॉयज़ और गर्ल्स में कंपटीशन कराए थे, गर्ल्स जीत गई थी। बताओ वही ना, हम भी वही कहने जा रहे थे, तुम होते तुम बॉयज़ को जिताते। बताओ। हाँ फिर से पूछेंगे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कल तक तो ख़त्म हो जाना चाहिए। उस दिन बॉयज़ अच्छा हाँ, उस दिन तो बॉयज़ कौन जीता था? बॉयज़ जीते थे, गर्ल्स जीती थी। नहीं, कल ये चैप्टर ख़त्म होगा तो सबकी किताब कॉपी सब लोग यहाँ रख दीजिएगा। कोई ईमानदारी से होगा, सबका ले लेंगे, तुम्हारा मोबाइल भी ले लेंगे सबका। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। अच्छा दोनों सक्सेशन समझ में आया? उसके बाद दिया हुआ है सक्सेशन ऑन प्लांट्स। प्लांट का सक्सेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। कल में तुम अच्छा वाला टेस्ट लेंगे, जो नहीं जवाब देगा परसों क्यों, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बहुत कम ही बचा हुआ है। हाँ इसका जूलॉजी क्लास कौन बोला? हमको तो नहीं बताया प्रशांत सर, ऐसा थोड़ा ना है ना, हमको नहीं बताया गया ऐसा कुछ। मेरा डे है तो मैं ना करूँगी यार। हो गया, मिटा दे। नहीं अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ है, अभी सक्सेशन ही ख़त्म नहीं हुआ। तो चैप्टर के सक्सेशन के बाद में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, उसके बाद में इकोलॉजिकल सर्विसेज है। ठीक है, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स यही लिखा हुआ है ना। प्लांट में सक्सेशन कैसे होता है, देखिए दो तरह से होता है, ठीक है, दो तरह से होता है। अगर प्लांट वाटर में है तो कैसा होगा, अगर प्लांट टेरेस्ट्रियल है मतलब कि लैंड पे है तो कैसा होगा, मतलब एक वाटर पे हो गया, ड्राई प्लेस पे हो गया, ये ड्राई प्लेस लिख लीजिए, ड्राई प्लेस पे है तो कैसा होगा, ठीक है। अगर प्लांट पानी में है तो उसको वहाँ की सक्सेशन को हाइड्रार्च कहा जाएगा, हाइड्रार्च ये स्पेलिंग है ना, या फिर इसी को हाइड्रोसीयर कहते हैं, हाइड्रोसीयर कहते हैं, ठीक है। अगर ये प्लांट का सक्सेशन ड्राई प्लेस पे हो रहा है तो इसको क्या कह रहे हैं, इसको जेरार्च कह रहे हैं या फिर जीरोसीयर कह रहे हैं, जेरोसीयर कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। ड्राई प्लेस में भी अगर ये सैंड पे हो रहा है, सैंड पे प्लांट है तो इसको क्या कहेंगे, सैमोसीयर कहेंगे, क्या कहेंगे, सैमोसीयर कहेंगे। अगर ये सॉल्टी प्लेस पे है, सॉल्टी प्लेस पे है तो इसको क्या कहेंगे, हेलोसीयर, हेलोसीयर,
और अगर प्लांट एसिडिक मीडियम में ग्रो कर रहा है, एसिडिक मीडियम में ग्रो कर रहा है तो इसको कहेंगे ऑक्सैलोसियर। ठीक है। प्लांट का सक्सेशन, अगर प्लांट वाटर में है, ठीक है, अगर प्लांट वाटर में है तो उसको हाइड्राज कहेंगे या फिर हाइड्रोसियर कहेंगे प्लांट के सक्सेशन को। अगर प्लांट ड्राई प्लेस पे है तो उसको जेरार्ज कहेंगे या फिर जेरोसियर कहेंगे। अगर प्लांट सैंड पे उग रहा है तो उसको सेमोसियर कहेंगे। अगर साल्टी प्लेस पे उग रहा है तो उसको हेलोसियर कहेंगे। अगर एसिडिक जगह पे उग रहा है तो उसको ऑक्सैलोसियर कहेंगे। समझ में आ रहा है? और ये दोनों ही बाद में जाके कैसे हो जाएंगे? मेजिक हो जाएंगे। यही लिखा हो ना, मेजिक। मतलब चाहे वो प्लांट पानी में उग रहा हो चाहे ड्राई प्लेस पे उग रहा हो, लास्ट में जाके इसको क्या बनाना है? फॉरेस्ट ही बनाना है। क्या बनाना है? फॉरेस्ट ही बनाना है। लास्ट में क्या बनाएगा? फॉरेस्ट ही बनाएगा। यही इसका आउटपुट है। समझ में आ रहा है? हाइड्रोसियर, जेरोसियर, मेसोसियर। मेजिक भी कह सकते हैं इसको, मेसोसियर भी कह सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली प्लांट चाहे ग्रो कर रहा है प्लांट पे, चाहे ग्रो कर रहा है ड्राई प्लेस पे, डेजर्ट पे, लास्ट में जाके इसको फॉरेस्ट ही बनाना है। ठीक है। लास्ट में जो कि तुरंत नहीं बनता है, बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं इसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने में। ठीक है। और रॉक पे जो होता है उसको क्या कहते हैं? अगर रॉक पे हो रहा है, अगर प्लांट रॉक पे ग्रो कर रहा है तो उसको कहेंगे लिथोसियर। क्या कहेंगे? लिथोसियर। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट अगर रॉक पे ग्रो कर रही तो क्या कहलाएगा, अगर सैंड पे ग्रो कर रही है तो क्या कहलाएगा। इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चारों पांचों चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इधर में वाटर में हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोसियर, जेरोसियर। और अल्टीमेटली क्या बना रही है? फॉरेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। लिख लिया सबने? कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? सबको समझ में आ रहा है? पीछे समझ में आया सबको? हाँ, आगे बढ़े। देखिए, अब शुरू से ये बताएंगे कि शुरुआत प्लांट में कैसे होती है, वाटर में सक्सेशन किस तरह से होता है और रॉक में सक्सेशन किस तरह से होता है। ठीक, दो इम्पॉर्टेंट आपकी बुक में दिया गया है, एक सक्सेशन ऑन रॉक, दूसरा है सक्सेशन ऑन वाटर। इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
आपका इसका स्टेप्स पूछा जाता है कि इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, और दोनों ही चार्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग को ध्यान से लिखना है, ध्यान से सुनना है, ठीक। मिटा देना, हाँ। पहला है पायोनियर स्पेसीज ऑन रॉक्स, ठीक है। रॉक पे शुरुआत कौन करता है? पायोनियर स्पेसीज रॉक पे कौन होता है, बताइए। किसी को कोई आइडिया है रॉक पे सक्सेशन की शुरुआत कौन स्पेसिस करता है? बताइए। क्या देख रहे हो तुम फोन में, हाँ? लाइकेंस, ठीक है। पायोनियर स्पेसीज रॉक पे कौन होते हैं? लाइकेंस होते हैं, ठीक है। लाइकेंस होते हैं, ठीक। लाइकेंस क्या करते हैं? लाइकेंस जो होते हैं वो ऐसी एसिड छोड़ते हैं रॉक पे कि रॉक कमज़ोर होना शुरू कर देता है, मतलब रॉक कमज़ोर होना शुरू हो जाता है कि उसको तोड़ना आसान हो, ठीक है। जो एसिड वो सिक्रिएट करता है लाइकेंस, वो ऐसी एसिड सिक्रिएट करता है कि पत्थर जो है कमज़ोर हो जाए, उसको तोड़ना आसान हो जाए, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, ठीक है। शुरुआत लाइकेंस करते हैं जिसके पास में ऐसा एसिड होता है जो चट्टानों को कमज़ोर कर सके और सॉइल बनने के लायक कर सके, ठीक है। ये जो लाइकेंस में जो एसिड होता है वो जो केमिकल से क्रिएट करता है वह वेदरिंग करता है। वेदरिंग मतलब समझ रहे हैं, पत्थर को तोड़ना, और वेदरिंग करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा? पेडोजेनेसिस होगी, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। लाइकेन ये चीज़ कर दिया कि वो आया रॉक पे लाइकेन ने ग्रो किया, ग्रो करने के बाद में उसने अपनी एसिड को सिक्रिएट किया, एसिड ने वेदरिंग की और सॉइल का फॉर्मेशन किया, ठीक। उसके बाद में लाइकेंस के बाद में कौन आए? ब्रायोफाइट्स आए, हाँ, ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स आए, ठीक है। यानी कि मोसेस आए। मोसेस क्या करते हैं? इसके पास में सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जो सॉइल को लाइकेंस ने बनाया है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी लाइकेंस के पास में होती है, ठीक है। लाइकेंस उसको होल्ड करने का काम करता है, ठीक। ब्रायोफाइट के बाद में क्या आए? हर्ब्स आए। क्या है? हर्ब्स आए। एनिमल तुरंत थोड़ा आ जाएगा, एनिमल कहाँ से आएगा अभी? अच्छा, देखिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। एक है लाइकेंस। लाइकेंस आया जिसके पास में एसिड थी, जो एसिड सिक्रिएट किया, वेदरिंग की, सॉइल का फॉर्मेशन किया। उस सॉइल को होल्ड करने के लिए ब्रायोफाइट आया। ब्रायोफाइट ने सॉइल को होल्ड किया, फिर उस पर ग्रो किया हर्ब्स ने। हर्ब के बाद ग्रो किया श्रब ने, ठीक है, श्रब्स ने, ठीक। श्रब्स के बाद क्या है? ट्री है। श्रब्स के बाद में क्या है? ग्रासेस आएगी ना, नहीं, स्मॉल प्लांट्स, लार्ज प्लांट, ऐसे लिख लीजिए, बात वही हो जाएगा कि पहले लाइकेंस आएगा, फिर ब्रायोफाइट्स आएगा, फिर हर्ब्स आएगा, फिर श्रब बनेगी, फिर क्या बनेगी? ट्री ही बनेगी। ट्री बनने के बाद में क्या बनेगी? फॉरेस्ट बनेगी। क्या बनेगी? फॉरेस्ट बनेगी। ये स्टेप आपको याद रखना है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। जब रॉक पे सक्सेशन हो रहा है तो रॉक पे पायोनियर स्पेसीज लाइकेंस है, ठीक है। लाइकेंस के पास में मतलब लाइकेंस के पास में डिज़ोल्व एसिड होती है, मतलब वो एसिड सिक्रिएट करता है जो डिज़ोल्व होके वेदरिंग करता है। वेदरिंग के बाद में पेडोजेनेसिस करता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ब्रायोफाइट्स आता है, उसको होल्ड करता है, होल्ड कर लेता है, तो उसके बाद में हर्ब आता है जिसके ऊपर में ग्रो करता है। फिर श्रब आता है, उसके बाद में ट्री बनती है और ट्री से फॉरेस्ट बनती है। यही स्टेप होता है सक्सेशन ऑन
रॉक्स का। समझ में आ रहा है ना सबको? हो गया? सबने लिख लिया? लिख लिया ना सबने? उसके बाद में पायनियर स्पेसिस ऑन वाटर। वाटर में कौन है सबसे पहले? पूछूंगी मैं इसके बाद, रुक जाइए, आप लोग मस्ती कर रहे हैं ना, हम पूछेंगे। स्पेसिस और पायनियर स्पेसिस और वाटर। वाटर में पायनियर स्पेसिस के रूप में कौन होता है? कौन होती है? फाइटोप्लैंक्टन्स होती है। इसके बाद कौन आता है? हाँ नहीं, ज़ूप्लैंक्टन कहाँ से? यहाँ पे फूड चेन थोड़ा चला रहे हैं, यहाँ पे सक्सेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आती हैं, उसके बाद में क्या आती हैं बताइए? उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट्स आती हैं। रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट ना, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स आती हैं, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स आती हैं। इसके बाद में हाँ, फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट्स, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट्स आती हैं। स्टेप्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद में आता है रीड स्वैम्प आता है, रीड स्वैम्प आता है। मार्शमैलो कैसे आ गया? इसके बाद में आता है रीड स्वैम्प, ठीक है। रीड स्वैम्प के बाद में आता है मार्स मिडो ना, उसके बाद में आती है श्रब्स, उसके बाद में क्या बनती है? फॉरेस्ट। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सक्सेशन इन वाटर, कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सक्सेशन इन रॉक। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाता है, ये दे दिया जाता है, तीसरा छोड़ दिया जाता है, चौथा पांचवा छोड़ दिया जाता है, तो आपको ब्लैंक्स भी फिल करने होते हैं। ऐसे हलवा क्वेश्चन तो ना आता है नीट में, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। ABCD करके छोड़ दिया जाता है, अब कह दिया जाता है कि बताइए A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा। हाँ, समझ में आ रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सक्सेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी हमारे पास समय है तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन साइकिल पढ़ाना शुरू कर दें, फिर एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, उसके लिए मुझे पूरी क्लास पढ़ानी होगी। बीच में हम नया चैप्टर शुरू नहीं कर सकते। बना लिया सबने? तुम बैग लेकर तैयार कहाँ हो गए? अभी हम पढ़ाएंगे ही। 2:45 बजे छोड़ेंगे ना, 2:45 बजे, 2:45 हुआ ना।
कहाँ 2:30 बजे? 1:30 बजे शुरू ही हुआ, 2:30 बजे कैसे? तो 9 बजे मेरी क्लास 9 बजे थोड़ा ना हुई है। 1 घंटा कहाँ होता है? 1.5 घंटे क्लास होती है बेटा। कहाँ 1 बजे शुरू हुआ? 1:15 पे तो हम एंट्री किए अंदर, तो 1 बजे कैसे शुरुआत हो गई? नाइट्रोजन साइकिल, जो न्यूट्रन साइकिल होता है उसका जनरल इंट्रो दे देते हैं, डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। हाँ, इसमें उतना नहीं पढ़ना जो आप लोग समझ रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल पूरा, कार्बन साइकिल पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन पूछे हम आप लोगों से। हाँ, नहीं कैसे होता है? तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन बताओ। नहीं, आज पूछेंगे, अभी जो पढ़ा है उसका पूछेंगे। तो कल क्यों पूछेंगे? अभी से क्लास में नहीं सुन रहे थे तुम? बताओ। तो ऐसे कैसे याद नहीं होगा? हम तुमको लिखने का मौका दे रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं तब क्यों नहीं सुन रहे हो? बताओ। हाँ, स्पिंडल शेप पिरामिड कहाँ देखने को मिलता है? हाँ, कल बताएंगे, कल में देखने को मिलता है। ये बताओ, तुम बताओ जी, बिना देखे स्पिंडल शेप पिरामिड कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ? बायोमास में ना। हमारी किसमें देखने को मिलता है? 2 बार तुमको समझाया, 2 बार तुमको कैसे नहीं आया? वो अपवर्ड में रहता है। अपवर्ड में स्पिंडल शेप कैसे रहता है? देख रहे हो, 2 बार इसको पढ़ाए, स्पेशली इसको पढ़ाए हैं। पूरी क्लास के ऊपर ना ध्यान देके, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सिर्फ इसको हम पढ़ाए हैं। पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। तुम बताओ स्पिंडल शेप पिरामिड कहाँ देखने को मिलता है? पिरामिड ऑफ नंबर है कि पिरामिड ऑफ बायोमास है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी है? पहले तो ये बताओ क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी है। ये देख लेते नहीं, क्या बताए? वो एक बार दोहरा लेंगे। नहीं, दोहरा लेंगे मतलब क्या होता है जी? एक बार वहाँ से सुना, एक बार यहाँ 10 बार बोला मैडम हमको नहीं समझ में आया, फिर इसको यहाँ बैठा के समझाएं। अब पूछ रहे हैं कि समझ में आया? बोला हाँ। उस समय ये क्या होता है जी? तुम लोग कितना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है क्या? गजनी हो गए सब हैं? ये बताओ, अक्षत बताएगा। बताओ अक्षत, स्पिंडल शेप पिरामिड किसमें देखने को मिलता है? उसके कॉपिया में कहाँ देख रहे हो? नहीं नहीं, जिससे पूछ रहे हो उससे। तो बता ही दे रहे हो तो क्या? ये बताओ। आप तो बता ही दिया हो, तब तुम क्या बताओगे? पौंड में कौन सा पिरामिड देखने को मिलता है? अपराइट मिलता है। पहले तो गलत बताया ना, तो अपराइट अपराइट 2 ही तो ऑप्शन ही है। ये बता, 2 ही तो ऑप्शन ही है, एक नहीं होगा दूसरा तो होगा ही। देखो ये दोनों हमेशा ध्यान देते हैं कि मैडम क्या पढ़ा रही हैं। कुछ भी पूछेंगे इन लोग को हमेशा पता रहता है। नहीं क्या? देखो तुम लोग बताए ना। आप पीछे बताओ, ए मोबाइल वाले बच्चा तुम बताओ, बताओ कि अगर एसिडिक मीडियम में सक्सेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सोच लो। हाँ हाँ सब कहते हो, लेकिन याद किसी को कुछ नहीं होता है। बताओ किस में होता है? बताओ। अब तो कोई याद ही नहीं हो रहा है कि एसिडिक मीडियम में सक्सेशन कहाँ हो रहा है। तुमको क्या ट्यूशन दें हम घर आके? तो मेरे घर आ जाया कर, तुमको अलग से ट्यूशन देंगे। हाँ दे, इसको 2 बार बता रहे। बताओ नहीं आता? हाँ, प्लांट का ही ना बताए थे यार। ये बताओ, प्लांट का ही ना बताए थे किस में होता है? हाँ? क्या? ये बताओ, जब हम ड्राई प्लेस में बताए थे कि प्लांट जो है ड्राई प्लेस में ग्रो कर रहा है, तो उसमें भी बताए थे कि अगर एसिडिक मीडियम में ग्रो कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सैलोसियर कहेंगे। अच्छा कहाँ बताए? हाँ, कल से तुम चारों यहाँ आगे बैठोगे, ठीक है? और तुम्हारा तो सीट फिक्स यही है, ठीक है?
हाँ तुम फिक्स रहो वहीं पे, लेकिन अकेले, कोई बैठना नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। हम कोई नहीं, हम बैठने नहीं देंगे तुमको, तो खासकर नहीं बैठने देंगे। हाँ तुम इन दोनों के साथ बैठना, कुछ अच्छी संगति में अच्छा सीखोगे। नहीं आओगे? क्यों नहीं आओगे? कल क्या है? अगुआ आ रहा है क्या तुमको देखने हैं? बताइए, आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? अच्छा तुम पानी का वेट कर रहे हो, मैं पिए जा रही हूँ। हम भूल गए क्वेश्चन पूछने के चक्कर में। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। जरा कॉपी बंद कीजिए आप लोग, तो फट से बंद कीजिए, सब बंद कीजिए, सब। नहीं तो कोई बात नहीं, बंद कीजिए, बंद कीजिए। पहले क्वेश्चन इस टर्न के बॉयज से, ठीक है? हाँ बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स हो रहा है, बंद कीजिए सब, हम देख रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं करेगा। बंद करो, नीचे बंद करो, पीछे की गर्ल्स बंद कीजिए। बंद कर लिया सबने? बंद हो गया सबका? कोई चीटिंग नहीं करेगा। बॉयज़ का जिम्मेदारी है गर्ल्स को देखना कि चीटिंग कर रही है कि नहीं, गर्ल्स का जिम्मेदारी है बॉयज़ को देखना। कोई हमको ब्लेम नहीं करेगा कि मैडम ये चीटिंग कर रही है, तुम लोग आपस में देखो कौन चीटिंग कर रहा है, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? देखिए वाटर की बात करते हैं, वाटर में सक्सेशन कैसे हो रहा है। पहला हो गया फाइडर स्पेसिस फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। लास्ट हो गया फॉरेस्ट। अब ऐसा पूछेंगे कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बॉयज पहले बताएंगे कि गर्ल्स पहले बताएंगे? हाँ ये क्या हो गया हैं? पहला मौका महिलाओं को दे। महिलाओं बताइए तीसरे नंबर पे क्या आएगा? बताइए तीसरे नंबर पे क्या आएगा? फाइटोप्लैंक्टन के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? नहीं नहीं देखना नहीं है, बताइए। फाइटोप्लैंक्टन से शुरू हुआ वाटर में सक्सेशन, तो तीसरे नंबर पे क्या आ गया? पहला हो गया, दूसरा यहाँ है, तीसरा क्या है? हाँ हाँ, तो तीसरा क्या है? इसका स्टेप अभी जो लिखवाए थे उस स्टेप में तीसरा क्या है? कैसे बनता है? क्या बताएं तुम लोग को? कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं ना कि उसको हम कुछ बोले नहीं पाते हैं। ये कहाँ से टूटा जी ये? हाँ ये स्मॉल फिशेस क्या होता है जी? अभी जो लिखवाया था उसमें स्मॉल फिशेस कहाँ थी? कहाँ लार्ज फिशेस भी कहाँ थी? नहीं, गर्ल्स का 0 नंबर, बॉयज हाँ बताओ। अभी जो तुम लोग को लिखवाएं, ऐसे कैसे तुम लोग तुरंत भुला गए जी? अभी जो लिखवाएं उसी का पूछ रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन के बाद तीसरा क्या आएगा? लास्ट में फॉरेस्ट बन रहा है, तीसरा क्या है? हाँ फ्री फ्लोटिंग रूटेड प्लांट, ठीक है? अच्छा तो गर्ल्स बताइए फॉरेस्ट के पहले क्या बनता है? वेरी गुड, फॉरेस्ट के पहले श्रब। अरे यार श्रब से बन रहा है, ठीक है? बॉयज का 1 पॉइंट, गर्ल्स का 1 पॉइंट, ठीक है? क्या एक एक तो बनाया? जाने दो, चलो ठीक है, ये हो गया। कौन है? नहीं नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ ये हो गया सबका।
चलिए दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। पॉइंट तो दिया, ये 1 दे तो दिए। आप बताइए यहाँ फ्री फ्लोटिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है? गर्ल्स बताइए क्या होता है? रीड स्वाम। इसके बाद वाला बॉयज बताइए इस श्रब के पहले क्या होता है? मार्स बंडो। चलिए 2 ये भी हो गया। अच्छा हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, फट से रेडी रहिए। अब टर्न है गर्ल्स का। ये बार बार निकल जा रहा है। क्या कोई और कुछ और क्लास है क्या? हो गया प्रशांत, ये बार बार टूट जा रहा है, ये निकल गया।